तो अपन कंटिन्यू कर रहे हैं साइलोटम। साइलोटम की अपने बाह्य और आंतरिक संरचना अपन पढ़ चुके हैं। आज पढ़ते हैं साइलोटम में जनन। साइलोटम में अलैंगिक जनन और कायिक जनन प्राय अनुपस्थित होता है और कुछ एक प्रजातियों में कायिक जनन हो सकता है, पाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से इसमें जनन बीजाणुओं के द्वारा होता है। और बीजाणु है ये एक खास तरह की संरचना के अंदर बनते हैं जिसको बीजाणुधानी या स्पोरेंजियम कहते हैं। साइलोटम के अंदर दो या दो से अधिक बीजाणुधानी संयुक्त या संलयित होकर एक खास तरह की संरचना बनाते हैं जिसको साइनेंजियम कहते हैं। तो साइनेंजियम एक खास तरह की संरचना होती है जो केवल साइलोटम के अंदर ही पाई जाती है। और साइनेंजियम को इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि साइनेंजियम इज ए ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियम विच वर फ्यूज्ड ड्यूरिंग डेवलपमेंट। एक बीजाणुधानियों का समूह जो विकास के दौरान संलयित हो गया हो, उस संयुक्त संरचना को साइनेंजियम कहते हैं। और ये साइनेंजियम केवल साइलोटम के अंदर ही पाई जाती है। तो इसमें साइनेंजियम में 3 बीजाणुधानी संयुक्त या फ्यूज हो चुकी है, 1, 2, 3। और ये तीनों ही बीजाणुधानी संयुक्त या फ्यूज होके एक जॉइंट स्ट्रक्चर बनाती है, संयुक्त संरचना बनाती है, जिसका नाम साइनेंजियम दिया जाता है। अब इस साइनेंजियम की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों का अलग अलग मत है। कोई कहता है कि ये इसकी उत्पत्ति सुओ मोटो, ये बिल्कुल प्रकृति में एक अलग तरह की होती है। कोई कहता है कि ऐसा नहीं है, विकास के दौरान बीजाणुधानियों के आपस में फ्यूजन से साइनेंजियम का निर्माण होता है। कोई कहता है कि कायिक और उर्वरा 2 अलग अलग ब्रांच होती है और अलग अलग ब्रांच से इसका निर्माण होता है। ये अलग अलग वैज्ञानिकों का अलग अलग मत है। तो मत कोई भी हो, लेकिन इसमें साइनेंजियम का निर्माण होता है जिसमें 3 बीजाणुधानियाँ फ्यूज हो जाती है। अब जो बीजाणुधानियाँ हैं, ये बीजाणुधानियों की संरचना कैसी होती है? बीजाणुधानियाँ गोलाकार होती है और बाहर से बहुपर्तीय आवरण से घिरी हुई होती है। उस बहुपर्तीय आवरण में जो सबसे बाह्य परत होती है जिसको एपिडर्मिस कहते हैं, और इस एपिडर्मिस में हो सकता है बात रंध्र भी उपस्थित हो। इसके अंदर 2-3 और सुरक्षात्मक परतें पाई जाती है। इन परतों के बीच में स्पोर मदर सेल पाई जाती है, स्पोर मात्र कोशिका पाई जाती है, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 चतुष्क अगुणित बीजाणुओं का निर्माण होता है। 4 टेट्राड हैप्लॉइड स्पोर का निर्माण होता है। तो इस तरह से इसमें ये जो बीजाणु जो साइनेंजियम है, इसमें 3 स्पोर सेक है। इस स्पोर सेक में ये टेट्राड स्पोर है। ऐसे कैसे संरचना इसमें पाई जाती है, ऐसे कैसे इसमें पाई जाती है। अब ये तो है संरचना साइनेंजियम की। अब बारी आती है कि इस बीजाणुधानी का निर्माण कैसे होता है। डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम। डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम, तो इसमें बीजाणुधानी का निर्माण यू स्पोरेंजिएट प्रकार का होता है। और यू स्पोरेंजिएट से तात्पर्य यह है कि इसमें बीजाणुधानी का निर्माण एक से अधिक कोशिका के समूह से होता है। एकल कोशिका से नहीं होता है, कोशिका का समूह मिलके बीजाणुधानी का निर्माण करते हैं। और जिस जीनस में कोशिका का समूह मिलकर बीजाणुधानी का निर्माण करते हैं उसको यू स्पोरेंजिएट कहते हैं। और जिस जीनस में केवल एकल कोशिका से बीजाणुधानी का निर्माण होता है उसको लेप्टोस्पोरेंजिएट कहते हैं।
और वो अपने टेरिडोफाइट के अंदर मार्सिलिया ऐसा एग्जाम्पल है, मार्सिलिया है, एजोला है, साल्विनिया है, बाकी सब में यूस्पोरेंजिएट प्रकार का इसमें बीजाणुधानी का निर्माण होता है। अब यूस्पोरेंजिएट में क्या होता है? यूस्पोरेंजिएट में ये कोशिकाओं का समूह होता है। ये कोशिकाओं का समूह एक्टिवेट होता है, सक्रिय होता है, वो चाहे स्पोरेंजियम हो, उस स्पोरेंजियम में ये कोशिकाओं का समूह सक्रिय होता है और सर्वप्रथम ये जो कोशिकाओं का समूह सक्रिय होता है इसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ इनिशियल सेल। ग्रुप ऑफ इनिशियल सेल। अब जो ये ग्रुप ऑफ इनिशियल सेल है, इस ग्रुप ऑफ इनिशियल में सर्वप्रथम पहला विभाजन परिणतिक होता है, पेरिक्लाइनल होता है, पैरेलल टू पेरिफेरी होता है। पहला विभाजन परिणतिक, पैरेलल टू पेरिफेरी होता है। और इस परिणतिक विभाजन के परिणाम स्वरूप ये जो इनिशियल सेल है, ग्रुप ऑफ इनिशियल सेल है, ये दो परतों में विभाजित हो जाती है, बाह्य परत और आंतरिक परत। बाह्य परत को कहते हैं जैकेट इनिशियल सेल और आंतरिक परत को कहते हैं प्राइमरी आर्ची स्पोरियल सेल, प्राथमिक प्रसूतक कोशिकाएं। और बाह्य जो परत है उसको कहते हैं जैकेट इनिशियल सेल। अब जो ये जैकेट इनिशियल सेल है, इस जैकेट इनिशियल सेल में आगे और परिणतिक एवं अवनतिक विभाजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप परिणतिक से तो क्या होता है, परिणतिक विभाजन पैरेलल टू पेरिफेरी होता है, अवनतिक एंटीक्लाइनल परिधि के लंबवत होता है। जैसे ये सेल है, इसमें अगर विभाजन ये ऐसा होता है, दैट इज ए पेरिक्लाइनल, और ये इसके लंबवत हो, दैट इज तो इस जैकेट इनिशियल सेल है, इसमें एक से अधिक बार पेरिक्लाइनल एवं एंटीक्लाइनल विभाजन होने से इसमें 3-4 परतों का निर्माण होता है। और इसमें सबसे बाह्य परत को एपिडर्मिस कहते हैं, जिसके अंदर बात रंध्र पाए जाते हैं। फिर प्राइमरी आर्ची स्पोरियल सेल है, इसमें अनगिनत बार विभाजन होता है, जिससे ये स्पोर सैक है, ये स्पोरोजिनस कोशिका से भर जाता है। फिर जब ये स्पोरोजिनस या बीजाणुजनक कोशिका से भर जाता है, फिर इसमें से बहुत सारी कोशिकाएं विघटित हो जाती है और विकसित होने वाले बीजाणु मात्र कोशिका के लिए पोष पदार्थ का निर्माण करती है। तो विकास के दौरान इसमें बहुत सारी स्पोरोजिनस सेल, बीजाणुजन कोशिकाएं विघटित हो जाती है और तरल पोष पदार्थ का निर्माण करती है, और जो कोशिका बच जाती है उसको बीजाणु मात्र कोशिकाएं या स्पोर मदर सेल कहते हैं। स्पोर मदर सेल। अब जो ये स्पोर मदर सेल है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, और अर्धसूत्री विभाजन होने से इसमें 4 अगुणित चतुष्क बीजाणु का निर्माण होता है। इसमें 4 अगुणित चतुष्क बीजाणु का निर्माण होता है।
जिसको टेट्राड स्पोर कहते हैं। अब जब ये टेट्राड स्पोर बन जाते हैं, फिर ये बीजाणुधानी टूट जाती है और ये स्पोर यहाँ बाहर आ जाते हैं। स्पोर ये है एंजाइम, ये है एंजाइम। अब इस एंजाइम के टूटने पर इंटाइन ये बाहर आ जाती है और इसमें पहला विभाजन अनइक्वल होता है, जिससे दो कोशिका का निर्माण होता है, बेसल सेल, अपर सेल। अब बेसल सेल में आगे और कोई विभाजन नहीं होता है। अब मैं ये बात बता रहा हूँ आपको, डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट। अब जो इस स्पोर की अपर सेल है, इसमें दो ऑब्लिक डिवीजन होता है, जिससे एक एपिकल कोशिका का निर्माण होता है। तो पहला विभाजन तो ये हो गया ऑब्लिक, ए डैश, फिर हो गया ये बी और बी डैश। इस तरह से एक एपिकल सेल का निर्माण हो जाता है। अब जो ये एपिकल सेल बनी है, इस एपिकल सेल से संपूर्ण गैमेटोफाइट का निर्माण होता है। ये जो एपिकल सेल है, इससे संपूर्ण गैमेटोफाइट का निर्माण होता है। तो गैमेटोफाइट ये जो गैमेटोफाइट है, इस बीजाणु के अंकुरण से इस तरह का गैमेटोफाइट बनता है, जो थैलस नुमा होता है, छोटी पत्ती नुमा होता है और हरे रंग का होता है। इस गैमेटोफाइट की कोशिका में माइकोराइजा पाया जाता है, जो जमीन से नाइट्रेट और फॉस्फेट का अवशोषण करता है और इसको उपलब्ध कराता है। बाकी गैमेटोफाइट की कोशिका में क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए यह भोजन बनाता है और भोजन के लिए आत्मनिर्भर होता है। इस गैमेटोफाइट पर जननांगों का निर्माण होता है। नर जननांग को एंथेरिडिया कहते हैं, मादा जननांग को आर्चिगोनिया कहते हैं। तो पुंधानी और स्त्रीधानी का निर्माण इस गैमेटोफाइट पर होता है। इस गैमेटोफाइट पर जननांगों का निर्माण होता है, पुंधानी और स्त्रीधानी। माइकोराइजा पाया जाता है, जो इसमें नाइट्रेट एंड फॉस्फेट का अवशोषण करने में मदद करता है। चूँकि ये क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए भोजन के लिए आत्मनिर्भर होता है। और जब मैंने इसका कैरेक्टर बताया था, तो प्रारंभिक अवस्था में टेरिडोफाइट में बीजाणु भीद भी भोजन के लिए गैमेटोफाइट पर आश्रित रहता है। प्रारंभिक अवस्था में यह भोजन बीजाणु भीद भी भोजन के लिए गैमेटोफाइट पर आश्रित रहता है। तो यह है गैमेटोफाइट की संरचना। अब जो आगे जनन होता है, जैसा कि मैंने बताया, तो ये गैमेटोफाइट है, यह अगुणित होता है। गैमेटोफाइट अगुणित होता है
और इस पर जननांगों का निर्माण होता है। अब इसमें कैसे जननांगों का निर्माण होता है और कैसे निषेचन होता है और कैसे भ्रूण का निर्माण होता है वो अपन नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे।